हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और इसके अलावा जो एक वाक्य में उत्तर थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम करेंगे इसके बाद जो आगे आने वाले जो प्रश्न उत्तर है उनका सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, लघुत्तरीय प्रश्नों में है यहाँ पर जो है कि आने वाले 3 अंक में। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न ऐसे सिंपल पूछे हैं जो 2 क्वेश्चन को मिलाकर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न यह पूछा है, प्रत्यास्थता के उत्तर प्रभाव को समझाइए या परिभाषित कीजिए। प्रत्यास्थता का उत्तर प्रभाव हमें दर्शाना है। प्रत्यास्थता वस्तुओं का गुण होता है। क्या गुण होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर हमने क्या किया है, बल लगाया है F, और बल लगाने के बाद हम जानते हैं कि बल लगाने के बाद स्प्रिंग में जो लंबाई है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे ही हम इस बल को वापस हटाएंगे तो ये जो स्प्रिंग पहले स्थिति में आई थी वो पुनः अपनी दोबारा उसी स्थिति में लौट आती है। तो वस्तुओं के इस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो उसका उत्तर प्रभाव क्या होता है इसको हमें समझाना है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर बल लगाने के बाद उसे हटाने पर वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में आने में कुछ समय लगता है। इसे हम प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव कहते हैं। वही एक उदाहरण है, जैसे कि स्प्रिंग थी, इसको हमने खींचा, एक्स विस्थापन यहाँ हुआ है, तो एक्स विस्थापन से पुनः इसे पूर्वावस्था में आने में कुछ समय लगेगा। तो यह जो घटना होती है इस घटना को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव। फिर अगला प्रश्न है, संवेदी उपकरणों जैसे कि घड़ी, धारामापी में क्वार्ट्ज या फिर फॉस्फर ब्रांच का उपयोग क्यों करते हैं? इनका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर भी बल लगाने के बाद उसे हटाने पर वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में आने में कुछ समय लगता है, इसे प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव कहते हैं। यह भी हाल हमने समझा था कि प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव क्या है। मेन कारण यही होता है प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव। इसको प्रभाव को नगण्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी और धारामाप में क्वार्ट्ज या फिर फॉस्फर ब्रांच का उपयोग करते हैं। तो देखिए आगे, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव के निराकरण के लिए तार या छड़ पर से भार हटाने के तुरंत बाद पाठ्यांक नहीं लेते हैं, बल्कि थोड़ा देर रुककर हम पाठ्यांक लेते हैं। यह तो इसका निवारण हुआ है। किस प्रकार से इसे दूर करते हैं? तो इससे समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं कि पार्ट जो है वो थोड़ा समय रुक के कर ले लेते हैं। और जो क्वार्ट्ज होते हैं, फास्फर ब्रांच होते हैं, इनमें प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव नगण्य होता है। इनमें प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। इसलिए संवेदी उपकरणों जैसे कि घड़ी, धारामापी, इनमें क्या करते हैं, इनमें क्वार्ट्ज या फिर फास्फर ब्रांच का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव को नगण्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज या फिर फास्फर ब्रांच का धारामापी और घड़ी में उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थ और सुघट्य पदार्थों में 2 अंतर लिखिए। हमने यहाँ पर 3 अंतर शामिल किए हैं। चूंकि जो प्रश्न है वो 3 अंक का आने वाला है, इसलिए हमने 2 के बजाय यहाँ पर 3 अंतर शामिल किए हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं और सुघट्य वस्तुएं, इन सुघट्य वस्तुओं को अप्रत्यास्थ वस्तुएं भी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। सुघट्य वस्तुएं और प्रत्यास्थ वस्तुएं या अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इन दोनों में आपको अंतर यहाँ पर लिखना है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है? तो प्रत्यास्थ वस्तुओं पर विरूपक बल, प्रत्यास्थ वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। हमने क्या किया, कोई वस्तु थी, उस वस्तु पर क्या करा है, F बल लगाया है।
F बल लगाने के बाद यदि इसकी लंबाई में, इसकी आयतन में या इसकी आकृति में कुछ परिवर्तन आ गया है, फिर हमने क्या किया, बल को हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। यदि हमने बल वापस हटा लिया तो जो वस्तुएं पहले आकार में थी, पूर्वावस्था में थी, ये उसी अवस्था में वापस आ जाती है, वह प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। जबकि सुगठित वस्तुएं क्या है, तो सुगठित वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन तो हो जाता है, तथा बल को हटा लेने पर वस्तुएं पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौट पाती है। यह सुगठित वस्तुएं कहलाती हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर अंतर कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। ये अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। इस कारण से इसका जो विशेष होता है ये होता है अस्थायी गुण होता है, यानी कि ये कुछ समय के लिए होता है। फिर है सुगठित वस्तुओं में विरूपक बल हटाने के बल के कारण होने वाला जो परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ पर बल स्थायी रहता है, आकृति में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो ये स्थायी रहता है और प्रत्यास्थ वस्तु में अस्थायी रहता है। उदाहरण की हम बात करें तो प्रत्यास्थ वस्तुओं में उदाहरण आता है लोहा आता है, तांबा, इस्पात, चांदी, सोना, क्वार्ट्ज, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये प्रत्यास्थ वस्तुएं होती है। उसके अलावा जो सुगठित वस्तुएं हैं या प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं उनके अंतर्गत आते हैं साबुन, गीली मिट्टी, मोम, प्लास्टिसिलिन आदि, ये सारे के सारे सुगठित वस्तुएं कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न 5वां, किसी तार में अनुदैर्ध्य विकृति की गणना कीजिए। अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में हमें यहाँ पर बताना है कि कोई तार है उसका अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति आखिर होती क्या है। हम जो बल लगाते हैं उस बल को बोलते हैं हम विरूपक बल। तो इस विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या हुआ कि कोई वस्तु थी, उसके एकांक लंबाई में जो वृद्धि हुई है परिवर्तन के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति का जो सूत्र है वो इस प्रकार से हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो गया लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। क्या हो गया ये, इसका सूत्र हो गया अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो हमें तार के लिए गणना करनी थी, तो हमने माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, ये उसकी प्रारंभिक लंबाई हमने मानी है कि उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, और उस पर विरूपक बल लगाने से उसकी लंबाई में परिवर्तन एल हो जाता है। कितना परिवर्तन हो जाता है, उसके में परिवर्तन स्मॉल एल हो जाता है। तब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी, तो अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो यानी कि स्मॉल एल बटा एल। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम उस तार की जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हुक का नियम लिखिए। जो हुक वैज्ञानिक था उसने कौन सा नियम दिया था, वो नियम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल भी हम यहाँ पर जो विरूपक बल लगाया है उसके समान ही मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिबल यानी कि बल, यदि जिस वस्तु में कोई वस्तु है इस पर हमने बल लगाया है, बल लगाएंगे तो इसके आयतन, आकार या इसकी लंबाई में वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा। तो ये डिपेंड करता है बल पर। यदि हमने बल कम लगाया है तो इसका जो परिवर्तन है वो कम होगा, यदि बल ज़्यादा लगाया है तो परिवर्तन भी यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात
हम लिख सकते हैं प्रतिबल समानुपाती या अनुक्रमानुपाती विकृति। यहाँ पर जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जहाँ हमने लिखा कैपिटल E, तो ये बन गया प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। यहाँ E एक आनुपातिक नियतांक है जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यानी कि E बराबर हो गया प्रतिबल बटा विकृति या प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अतः प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसका जो मान है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ हुक का नियम लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर पास्कल का नियम लिखिए। हमें पास्कल का नियम लिखना है। पास्कल के नियमानुसार यदि किसी घिरे तरल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तो यह दाब सभी दिशाओं में समान तथा उतना ही संचरित हो जाता है। ये इसका नियम है। क्या नियम है? यहाँ तक कि पास्कल के नियमानुसार यदि किसी घिरे तरल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तो यह दाब सभी दिशाओं में समान तथा उतना ही संचरित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पास्कल के नियम के अनुप्रयोग या इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो उपयोग हैं, इस नियम का उपयोग द्रव चालित मशीनों जैसे कि द्रव चालित प्रेस में करते हैं, द्रव चालित लिफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, द्रव चालित ब्रेक में इसका प्रयोग किया जाता है आदि में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिए पुनः ये हुक के नियम का ही प्रश्न है। हुक के नियम में हमने अभी हाल पढ़ा था कि यहाँ पर एक ई आता है जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो स्वयं क्वेश्चन का जो आंसर था पहले जो लिखा था वही आंसर आपको यहाँ पर देना है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। इस चिन्ह को हटाया अनुक्रमानुपाती को तो एक नियतांक आया E, इस अनुपातिक नियतांक है E, इसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो ये होगा प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। जो बटा होता है इसको आप निष्पत्ति बोल सकते हैं, बटे को आप क्या बोल सकते हैं? निष्पत्ति बोल सकते हैं। जो बटा आता है उसको आपको अनुपात बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। तो वही बात आपको यहाँ लिखनी है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति इन दोनों के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। फिर अगला प्रश्न है, अपरूपण विकृति को समझाइए। अपरूपण विकृति क्या होती है इसको आपको बताना है। तो देखिए जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार से लगाया जाए कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। यानी कि जैसे कोई घनाभाकार आकृति है, क्या है? घनाभाकार आकृति है। इस प्रकार से ये घनाभाकार यहाँ पर क्या है? आकृति है। हम क्या कर रहे हैं? इस पर बल लगा रहे हैं F। अब इसके अंदर जो भी पदार्थ भरा होगा उसका आयतन तो सेम है जितना यहाँ है। हमने क्या किया? इस पर बल लगाया। बल लगाने से क्या हुआ? इसकी जो फलकें थी, ये इस प्रकार से परिवर्तित हो गई। ये फलकें इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गई? परिवर्तित हो गई, है ना। चित्र दोनों सेम हैं। जब आप पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो सेम चित्र बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ? ये जो फलक पहले 90 डिग्री पर थी, यहाँ पर ये जो फलक पहले थी वो यहाँ पर जो थी 90 डिग्री पर थी, ये वाली। और अब क्या हुआ? इनमें कुछ यहाँ पर न्यून कोण बन गया, यहाँ वाला। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस पर बल लगाया था तो इसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हो गया, बल्कि इसके आयतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जब कोई किसी आकृति में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में जो भी विकृति उत्पन्न होती है हम इसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। क्या बोला जाता है? अपरूपण विकृति बोला जाता है।
और इसकी माप वस्तु की समांतर सतहों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन से की जाती है। अभी हमने समझा कि यहाँ पर 90 डिग्री था और यहाँ पर कौन सा कोण बन गया, ये थीटा कोण बन गया। तो इसीलिए इसकी जो माप होती है वो वस्तु की समांतर सतहों के बीच में उत्पन्न कोणीय विस्थापन से की जाती है। और हमें यह ध्यान रखना है कि जो अपरूपण विकृति होती है केवल ठोस पदार्थों में ही होती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है,